हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज हम समझेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज दिखने में तो ये सिमिलर वर्ड लगते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम या कैपेसिटी कहते हैं किसे हैं, ये एक मेजरमेंट्स हैं जो यूज की जाती हैं फिजियोलॉजी में टू डिस्क्राइब हाउ मच एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग। जब आप नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं या फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, जब आप अलग अलग फेजेस में हैं ब्रीदिंग में, तो फेजेस जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, किसके बारे में? फेजेस। तो हमारे पास तीन फेज हैं ब्रीदिंग के। एक फेज तो ये है कि आप नॉर्मल इंस्पिरेशन यानी कि आप नॉर्मली जो है ब्रीदिंग कर रहे हैं, चाहे नॉर्मल इंस्पायर चाहे एक्सपायर। जैसे आप अभी नॉर्मल बैठे हैं, तो अभी ये जो नॉर्मल आप सिटिंग पोजीशन में हैं, ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फेज ऑफ ब्रीदिंग कहते हैं। दूसरा जो है ये है आपका डीप या फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि आप जब बहुत लंबी गहरी सांस लेते हैं, जैसे कि हम ड्यूरिंग एक्सरसाइज करते हैं ना, डीप इनहेल, तो बिल्कुल ये वही है। जब आप डीप इनहेल करेंगे तो ये सेकंड फेज है आपका ब्रीदिंग का। और इसी तरह से आपके पास है दूसरा फेज, थर्ड फेज, दैट इज फोर्सफुल एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप जोर से खींच के सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ठीक। तो हमारे पास रेस्पिरेशन में तीन फेज हैं, नॉर्मल, डीप एंड फोर्सफुल। इन्हीं तीन फेजेस में हम ये देखते हैं कि हमारे लंग्स के पास कितनी कैपेसिटी है कि ये एयर को इन एंड आउट जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। और ये वैल्यूज जो हैं ये नॉर्मली मेजर की जाती हैं एक टेस्ट के जरिए, जिसे हम कहते हैं स्पायरोमीट्री। और ये टेस्ट हमें मदद करता है ये जानने में कि हमारे लंग्स के फंक्शन जो है वो नॉर्मल है कि नहीं। ठीक। जैसे कि आप देखते हैं ड्यूरिंग एज्मा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है ना? तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो ये एज्मा को डायग्नोस करने में मदद करेगी कौन? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। और ये हम मेजर कैसे करते हैं? स्पायरोमीट्री से। ठीक। आइए पहले हम समझ लेते हैं एक एक करके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और फिर कैपेसिटीज। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रिफर टू द इंडिविजुअल अमाउंट्स ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ ब्रीदिंग। अलग अलग फेजेस में ब्रीदिंग के आपने जो एक्सचेंज करा अमाउंट एयर का, एक्सचेंज करना यानी कि इनहेल और एक्सेल। तो इनहेल और एक्सेल करने में आपने जो भी अमाउंट एक्सचेंज करा एयर का, तो हम उसे क्या कह देते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। और फेजेस आपको कितने बताए? तीन बताए। क्या क्या थे? नॉर्मल ब्रीदिंग करना, डीप या फोर्सफुल इंस्पिरेशन करना, या डीप या फोर्सफुल एक्सेल करना। आइए तो सबसे पहले हम वॉल्यूम समझ रहे हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? इसे आप टीवी से भी डिनोट कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड, आपने इनहेल करी यानी कि इन और आउट ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि अभी जो आप नॉर्मली बैठे हैं इस कंडीशन में जो आप नॉर्मली रेस्पायर कर रहे हैं, सांस को जितना अंदर या बाहर छोड़ रहे हैं, इसे हम क्या कह देते हैं? टाइडल वॉल्यूम कह देते हैं। ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? 500 ml, यानी आप एक बार में 500 ml जो है वो एयर को अंदर लेते हैं, और इतनी ही एयर 500 ml जो है वो बाहर एक्सेल कर देते हैं जब आप नॉर्मली रेस्पायर करते हैं। दैट इज a healthy man can inspire or expire approximately 6000 to 8000 ml of air per minute। यहाँ जो अभी हमने बात की है किसके बारे में? पर मिनट। और ये क्या है? एट अ टाइम, एक बार में आप जितनी इंस्पायर या एक्सपायर कर रहे हैं। ठीक। तो टाइडल वॉल्यूम समझ में आ गया, जो आप नॉर्मली एयर इन आउट करते हैं नॉर्मल रेस्पिरेशन में, उसे हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। दूसरा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या आईआरवी। आईआरवी का मतलब क्या है? कि एक पर्सन जो इंस्पायर करता है, अब यहाँ पे सिर्फ किसकी बात आई है? इंस्पायर की। यहाँ पे शुरू में लिखा है ना इंस्पिरेटरी, ये लिखा है इंस्पिरेटरी। तो इंस्पिरेटरी में सिर्फ किसकी बात करेंगे? इंस्पिरेशन की, इंस्पायर की। तो
A person can inspire by a forcible inspiration. This averages 2500 ml to 3000 ml per इंस्पिरेशन, है ना? एक बार आपने जोर से सांस को अंदर खींचा, है ना? फोर्सिबल, तो फोर्सिबल यानी कि जोर से सांस को इनहेल करना। तो आप जब बहुत खींच के सांस को इनहेल करते हैं तो हम उसे कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इस दौरान हमारे लंग्स में जो एयर ट्रांसफर हुई वो है कितनी, 2.5 लीटर से लेकर 3 लीटर, ये 2500 ml टू 3000 ml। इसी का ऑपोजिट कर दीजिए तो बन जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि एक पर्सन एक्सपायर करे फोर्सिबल एक्सपिरेशन के बाद जो एयर, उसे हम कह देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि अब आप जोर से सांस को बाहर छोड़ दीजिए। तो जब आप सांस को बहुत जोर से फोर्सिबल जो है एक्सपायर करेंगे तो हम इसे कह देंगे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जब आप जोर से सांस को बाहर फेंकते हैं तो आपके लंग्स से निकलती है 1000 ml टू 1100 ml ऑफ एयर। ठीक, इसके बाद है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिड्यूल वॉल्यूम। रेसिड्यूल वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिडुअल, रेसिडुअल का मतलब क्या है कि बाकी रहना, रेमिनेंट, किस चीज का बाकी रह जाना। तो अब जब आप नॉर्मली एक्सपायर या इंस्पायर कर रहे हैं या फोर्सिबल कर रहे हैं तो अब उस दौरान आपके लंग्स में से सारी एयर तो बाहर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि अगर सारी एयर जो है वो लंग्स से बाहर चली गई तो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक, तो कोलैप्स होने से बचने के लिए हमारे लंग्स में कुछ अमाउंट एयर का हमेशा बाकी रहता है। ये जो अमाउंट आपके लंग्स में हमेशा बाकी रह रहा है इसी को हम रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सिबल एक्सपिरेशन, दिस एवरेजेस 1100 ml टू 1200 ml। ठीक है, तो ये थे आपके रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या क्या थे? टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है और रेसिडुअल वॉल्यूम है। अब ये चार वॉल्यूम्स को हमेशा याद रखिए क्योंकि इन्हीं से मिलके कैपेसिटीज बनेंगी। ठीक है, तो पल्मोनरी कैपेसिटीज, पल्मोनरी कैपेसिटी जैसे कि पल्मोनरी, पल्मोनरी जो है ये एक लैटिन वर्ड से लिया गया है पल्मो से, और पल्मो का मतलब होता है लंग्स। ठीक, यानी कि लंग्स कैपेसिटीज। तो लंग्स कैपेसिटीज किसे कहते हैं? लंग कैपेसिटीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। ठीक, आप समझ में आया मैं आपसे क्यों कह रही हूँ कि आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को याद रखिए। अगर आप रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को याद कर लेंगे जो सिर्फ चार हैं तो आपको कैपेसिटीज भी आसानी से याद हो जाएंगी। तो लंग कैपेसिटी कॉम्बिनेशन है दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का, that describe the maximum amount of air the lungs can inhale, exhale और hold। यही तीन फेस पढ़े हमने। ये भी पीछे भी हमने यही पढ़ा ना कि कितना इनहेल करा चाहे वो नॉर्मल है चाहे वो फोर्सिबल है, कितना एक्सहेल करा नॉर्मल है चाहे फोर्सिबल है, और कितना होल्ड हमारे लंग्स में बाकी रहा ड्यूरिंग डिफरेंट फेजेस ऑफ द ब्रीदिंग। ठीक, विच कैन बी यूज इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस। ठीक, जो किसी बीमारी को डायग्नोस करने में, किसी बीमारी को पहचानने में मदद करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ रहे हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो नाम बता रहा है कि किसकी बात होगी? बिल्कुल, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर, क्या कर रहा है? इंस्पायर कर रहा है आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। अब देखिए यहाँ पे हमें दोनों बातों को ध्यान रखना है। पहले हम सिर्फ एक चीज को देख रहे थे कि इंस्पायर हो रहा है या एक्सपायर हो रहा है। अब हम यहाँ पे दोनों बात को याद रखेंगे कि एक इंसान कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है वो इंस्पायर कर सकता है अगर उसने अभी अभी क्या करा है? नॉर्मल एक्सप्रेशन करा है। ठीक, तो यहाँ पर हमारे टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये दो वॉल्यूम मिलके बनाएंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम क्या बताया था हमने कि इंसान, कोई पर्सन जो नॉर्मली इंस्पायर या एक्सपायर कर रहा है, और आईआरवी क्या बताया था? फोर्सिबल इंस्पिरेशन, है ना?
तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों मिलके क्या बनाते हैं? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बनाते हैं। ठीक है इतनी बात। अब आगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब क्या है कि आपने नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना एक्सपायर किया, कितना कर सकते हैं, है ना? तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो अब आप नॉर्मली भी इनहेल कर सकते, एक्सहेल कर सकते हैं, है ना? आपने नॉर्मली पहले इंस्पायर किया, ठीक। अब आपके पास 2 कंडीशन हो सकती हैं। आप या तो ज़ोर से भी साँस को छोड़ सकते हैं या फिर नॉर्मली भी छोड़ सकते हैं। आपके लंग्स के पास ये दोनों ही कैपेसिटीज़ हैं, ठीक? तो एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जो है, ये मिलकर बना है टाइडल वॉल्यूम, यानी कि जब आप नॉर्मल इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, और एक्सपिरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम जब आप ज़ोर से क्या करेंगे, फ़ोर्सिबली एक्सपायर करेंगे, ठीक? तो आपके लंग्स के पास दोनों ही कैपेसिटीज़ हैं। टीवी भी है और प्लस ईआरवी भी है। इसके बाद फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल का मतलब क्या बताया था? रिमेनिंग, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन। एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद अब आपके लंग्स में कितना बाकी रहेगा अमाउंट एयर का, वॉल्यूम एयर का, ठीक? दिस इंक्लूड ईआरवी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है? आगे समझते हैं वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को आप डिनोट कर सकते हैं वीसी से, और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल कैपेसिटी है क्या? द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन, ठीक, आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपिरेशन। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ेंगे। ये दो डेफिनेशन आपस में मिलके वाइटल कैपेसिटी बनाती हैं। पहली क्या है कि आप मैक्सिमम वॉल्यूम एयर का जो है एक पर्सन ब्रीथ करता है इन, कब? जब आपने फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया हो। या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आउट, एक पर्सन क्या कर रहा है? मैक्सिमम एयर जो है वो ब्रीथ आउट कर रहा है आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन, ठीक। तो दोनों चीजें हैं, क्या क्या? कि ब्रीदिंग जो है वो इन भी है और आउट भी है, इन भी है और आउट भी है। इनके बारे में बात हो रही है जब आप फोर्सफुली एक्सप्रेशन कर रहे हैं, और आउट के बारे में बात हो रही है जब आप फोर्सिबली क्या कर रहे हैं? इंस्पिरेशन कर रहे हैं। तो दोनों ही टर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, और ये दोनों टर्म मिलके क्या बनाती हैं? ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी। सिंपल है इतनी बात। आगे टोटल लंग कैपेसिटी। अब टोटल लंग कैपेसिटी, अब जितनी भी आपने वॉल्यूम पढ़े हैं अगर आप इन सबको कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। अब हमारे लंग्स में जब हम फोर्सफुली इंस्पायर करते हैं तो 2500 टू 3000 ml जो है एयर लंग्स में जाती है। इसके अलावा हमारे लंग्स में ऑलरेडी ही क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम प्रेजेंट है एयर का, ठीक। अब हमारे लंग्स जो हैं इसके बाद नॉर्मल इंस्पायर भी कर सकते हैं, नॉर्मल एक्सपायर भी कर सकते हैं, या फोर्सिबल भी कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं? टोटल लंग कैपेसिटी बनाते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या हम ऐसे कह सकते हैं कि वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम दो मिलके क्या बनाते हैं? हमारा टोटल लंग कैपेसिटी बनाते हैं। वाइटल कैपेसिटी आपने क्या पढ़ा अभी? वाइटल कैपेसिटी आपने पढ़ा ई आर वी प्लस टी वी प्लस आई आर वी, है ना? इसमें सिर्फ क्या बाकी रह गया? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो वाइटल कैपेसिटी में अगर रेसिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? टोटल लंग कैपेसिटी बन जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा कैपेसिटी, पल्मोनरी कैपेसिटीज और हमारे पास रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिख दीजिए, एंड थैंक यू।